हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, ये कहानी भूमिगढ़ राज्य की है। यहाँ धर्म और शक्ति का साम्राज्य था। यहाँ का शासक जो मंगलसेन था वो अपने कुशल शासन और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसकी सत्ता बहुत बड़ी थी। उसके जो 7 समुद्र पार से भी उसके यहाँ व्यापारी व्यापार करने के लिए आया करते थे। उसके महल हीरो मोतियों से जड़े हुए थे, बहुमूल्य रत्नों से वो जड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ की चमक दमक बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद भी राजा बहुत उदास और परेशान रहता था। राजा सोचता था, अकेला बैठा हुआ, क्या मेरे बाद इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। राजा ये अकेले बैठ के सोचता रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब एक बारी क्या होता है कि एक दिन उसका जो राजा का विश्वासपात सैनिक होता है वो राजा को कहता है, महाराज, एक दूर देश से एक व्यापारी आया है जो अपने साथ एक अद्भुत दासी लेकर के आया है और कहता है कि वो स्वर्गलोक की परी से भी सुंदर है, अप्सरा से भी सुंदर है। मंगलसेन कहता है कि वो व्यापारी कहाँ है, उसे तुरंत बुलाया जाए। जब राजा प्रतीक्षा कर रहा था तो दरबार में को खूबसूरत सजाया गया और वरुण सेन राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसके साथ नौकर थे और कुछ नौकर और थे जिन्होंने डोली को उठाया हुआ था, पालकी को। वो पालकी बहुत सुंदर थी सजी हुई, और उसमें एक स्त्री, एक गंधर्व लोक की एक कन्या बैठी हुई थी। अब जब उस पालकी का पर्दा उठाया जाता है तो सबकी निगाहें उस पर ठहर गई थी, क्योंकि उस नकाब के अंदर भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। नकाब हटते ही सब लोग उसे देखते हैं और दंग रह जाते हैं। राजा व्यापारी से पूछता है, इसका मूल्य क्या है। तो वो कहता है राजा को कि मैं इसका सौदा नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं इस दासी को मैंने 3 वर्ष पहले गंधर्व लोक से प्राप्त किया था, और इसके भोजन, वस्त्र, खाने पीने का देखभाल में मैंने अपार धन लगाया है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक तोहफे के रूप में, भेंट के रूप में देना चाहता हूँ। राजा कहता है कि हम किसी से ऐसे ही कोई चीज़ नहीं लेते। तो राजा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है। वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के बहुत खुश होता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब राजा अपनी दासियों को बुलाता है और कहता है कि इसके खाने पीने, रहन सहन और इसके लिए एक अलग कमरा अच्छा सा सजाया जाए, और इसको वहाँ पर रखा जाए, और इसको गर्म पानी करके खूब अच्छे से नलाया धुलाया जाए, और वैसा ही किया जाता है। अब स्वर्णिका अपने को जब नला धुला दिया जाता है, सजा दिया जाता है, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग दासी जो वहाँ बहुत पहले से काम कर रही होती है वो देखती है। वो कहती है कि ये बहुत दूर से थकी हुई आई है और ये अभी भी थकी हुई, इसकी आंखों में थकावट है, ये अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसको कम से कम स्वस्थ होने में 3 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद ही राजा के पास इसको भेजना है। अब ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं। 3 दिन राजा बड़ी मुश्किल से प्रतीक्षा करता है। जब राजा ये सुनता है कि वो अब पूरी तरह से ठीक है, तो राजा से रहा नहीं जाता और राजा स्वयं स्वर्णिका के कक्ष में आ जाते हैं। अब स्वर्णिका जो होती है उस राजा के सम्मान में कुछ नहीं कहती। वो राजा को जैसे होती है ऐसे ही बैठी रहती है, और राजा उसके समीप जाते हैं और राजा सोचते हैं कि अभी इसको यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता नहीं है, और राजा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, उससे
गुस्सा तो राजा बिल्कुल भी नहीं होते और बाद में उसका वो कुछ नहीं बोलती। राजा उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने कक्ष में, उसके कक्ष में ही उसको लेकर के चले जाते हैं। वहाँ पर राजा उसके साथ रहते हैं और स्वर्णिका की राजा की जो 100 रानियाँ होती हैं उनमें इतनी सुंदर कोई भी नहीं होती है। राजा उसको कहते हैं कि स्वर्णिका तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरी 100 रानियाँ हैं, हजारों दासियाँ हैं, लेकिन कोई भी इतनी सुंदर तुमसे सुंदर कोई भी नहीं है। तुम मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? मैं बहुत चिंतित हूँ। बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? अगर कोई तुम्हारा दुख है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारा दुख दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ बोलो। वो कुछ नहीं बोलती। राजा अपने दासियों को बुलाता है और स्वादिष्ट भोजन की लाने को कहता है। दासियाँ तुरंत स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं और राजा को देती हैं। दोनों खाना खाते हैं। राजा स्वर्णिका को अपने हाथों से खिलाते हैं और फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। राजा नाच गाने का बंदोबस्त करवाते हैं, फिर भी वो चुप ही रहती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो हंसती भी नहीं। वो रात राजा उसके साथ बिताते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। रानियों और दासियों को बुलाया और कहा कि राजा ने कि तुम्हें मैं इतना धन दूंगा कि सारी उम्र बैठकर तुम लोग खा सकते हो और तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो और सब तुम मेरे महल से जा सकते हो। अब 1 वर्ष प्रतीक्षा की, उसे बहुत खुश रखा, किंतु स्वर्णिका चुप ही रही। मंगलसेन को परेशान बहुत हो रहे थे मंगलसेन, परंतु स्वर्णिका की चुप्पी मंगलसेन किसी भी तरीके से तोड़वा नहीं सके। राजा कहते हैं, स्वर्णिका मैंने तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया, क्या तुम गूंगी हो? ये बात मुझसे बताओ। अगर गूंगी नहीं हो तो कुछ बोलो। पर स्वर्णिका चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो कहती है कि वो कहते हैं अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। वो तब भी चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। वो कहते हैं तुम मुझे एक उत्तराधिकारी दे दो, मैं तुमसे अपने उत्तराधिकारी की चाहत रखता हूँ, पर मैं ये नहीं जान पाया हूँ कि तुम मेरे साथ खुश हो भी कि नहीं हो। अगर प्रसन्न हो तो कुछ बोलो। फिर राजा की ये बात सुनकर स्वर्णिका मुस्कुराती है और राजा खुश हो जाते हैं कि अब स्वर्णिका कुछ बोलेगी। राजा की तरफ वो देखती है और बोलती है, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, मुझ पर बहुत प्यार लुटाया है, मैं शब्दों में तो बता नहीं सकती, लेकिन भगवान से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा की हो और आपके जितने भी शत्रु हैं सब नष्ट हो जाएं। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजा ये सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर सीधा भागते हैं और अपने मंत्री को बोलते हैं कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकालो और सारी जनता में जो गरीब हैं उनको सबको दो। मेरे राज्य में कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, किसी चीज़ की किसी को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और मेरे राज्य में सब खुशहाल होने चाहिए। और इस तरीके से राजा वह बोल के जब वापस आते हैं तो फिर उसको स्वर्णिका को बोलते हैं कि स्वर्णिका तुम ये बताओ, मैं तो ये खबर सुन करके दान दक्षिणा देने की कहने के लिए दौड़ दौड़ के चला गया था खुशी के मारे। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और
अपने को वो कहती है, मैं अपने को अभी भी दासी ही मानती हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारा जीवन अब मेरा जीवन है, तुम्हें प्रसन्न रखना मेरा काम है। तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कौन हो। वो कहती है, मेरा नाम स्वर्णिका है, मैं मेरे पिता एक समुद्री राजा थे और समुद्री राजा उन पर किसी दूसरे समुद्री राजा ने चढ़ाई कर दी। जैसे यहाँ पर कई राज्य हैं, यहाँ कई बहुत बड़ा यहाँ है, ऐसे ही समुद्र भी बहुत बड़ा है। जैसे पृथ्वी बड़ी है, ऐसे समुद्र भी बड़ा है। वहाँ पर कई राजा हैं। मेरे पिता वीरभद्र का मेरे पिता उसका सामना ना कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। तब मेरा भाई वीरभद्र ने भी उनका सामना ना कर सका और मुझे और मेरी माँ को वहाँ से सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला। और लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, एक दिन हमारा राज्य हमें मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जल राज्य है वहाँ के किसी भी ने भी पृथ्वीवासी से कभी विवाह नहीं किया और सब पृथ्वीवासियों को गलत मानते हैं, बुरा समझते हैं। वो कहते हैं कि वो खराब होते हैं। जब एक जो मुझे वहाँ से उठा करके लाया था, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहा, लेकिन मैंने उसको उठा करके फेंक दिया। उसके बाद उसकी बुद्धि ठिकाने आई। उसने मुझे जो तुम आपके पास बेच के गया है उसके पास बेच दिया। और लेकिन वो आदमी बहुत शरीफ था, उसने मुझे अपने पास रखा, लेकिन कभी गलत निगाहों से नहीं देखा। उसने मुझे बहुत बचा करके रखा, बहुत अच्छे से रखा। और उसने जब आपको मुझे बेचा तो मैं बहुत डर गई थी और मैं बहुत घबरा रही थी, परेशान थी। हम यही सोच रहे थे कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं परेशान थी और कुछ बात भी नहीं कर रही थी। वो कहती है, हमारे यहाँ की स्त्रियाँ बहुत सुंदर होती है, हमारे महल बहुत भव्य होते हैं और उन पे हीरे मोती जड़े होते हैं। वहाँ मैं यहाँ पर अपने भाई और माँ को बुलाना चाहती हूँ। तो राजा कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम्हें तो यहाँ का रास्ता ही नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ पर हो, तो उनको कैसे बुलाओगी। वो कहती है, आप ये कमरा बंद कर दीजिए और आप दूसरे कमरे से सब कुछ देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर करूँगी। और वो जो होती है वहाँ पर एक लकड़ियाँ जलाती है और एक रानी को, दासी को बुला के वहाँ पे लकड़ियाँ जलाने को कहती है और कहती है कि तुम अब इस कमरे को बंद करके चली जाओ। फिर वो चली जाती है। तो स्वर्णिका जो होती है वहाँ पर उस आग में चंदन की लकड़ियाँ जलाती है, वहाँ से खुशबू उठने लगती है, बहुत सुगंध उठने लगती है, सुगंधित धुआं आने लगता है। धुएं के बीच में कुछ आकृतियाँ उभरने लगती हैं। थोड़ी देर में जब वो मंत्र बोलती है तो उस मंत्र से कुछ आकृतियाँ उभरने लगती हैं और समुद्र की लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं। ऐसे लगती हैं समुद्र की लहरें यहीं पर आ गई हैं और एकदम से पानी फटता है और उसमें से एक युवक प्रकट होता है जो हरे रंग का दिखता है और उसकी आंखें बहुत चमकदार होती हैं। उसके पीछे एक सुंदर महिला होती है और उसके पीछे 5 युवतियाँ सुंदर सुंदर और होती हैं। जो उसका भाई होता है वीरभद्र, वो भाई होता है और उसकी माँ होती है और वो अपनी माँ भाई का और उनका बहुत स्वागत करती है। फिर उनको लेकर के घर के अंदर आती है और जब घर के अंदर आती है तो उनका बहुत स्वागत करती है, दासियों को बुलाती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती है। तो और उनको बताती है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, राजा बहुत अच्छे हैं और मेरा विवाह राजा से हो चुका
में हो चुका है, मैं बाप बनने वाली हूँ। उसका भाई और माँ कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया बेटा, तुम्हें हम अपने साथ ले जाने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। वो मना करती है, कहती है कि नहीं, राजा बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती। राजा ने मुझे ख़रीदा है और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं आती। और जब वो खाने आता है तो वो कहते हैं कि राजा इतना घमंडी है कि हमारे साथ खाना खाने के लिए भी नहीं आएगा। तो इतने में राजा होता है, वो सब वहाँ से देख रहा होता है, सुन रहा होता है। वो वहाँ पर एकदम से आ जाता है ये बात सुन कर के, और उनके साथ खाना खाता है। उनके पैर आते ही उनके पैर छूता है, उनको प्रणाम करता है और राजा उनके साथ भोजन करता है। वो बहुत खुश होते हैं राजा को देख कर के और कहते हैं कि ठीक है। अब वहाँ पर वो जाने के लिए कुछ दिन बाद कहने लगते हैं कि अब हम चलते हैं। तो राजा उनको मना करते हैं और कहते हैं कि अभी नहीं, हमारा बच्चा होने वाला है और उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जाना। उन राजा का एक सुंदर बेटा होता है, उसका नाम चंद्रकेतु रखा जाता है। स्वर्णिका की माँ जो होती है, अपने वहाँ का रीति रिवाजों के अनुसार उसका जो रस्में होती हैं वो पूरी करती हैं। और इस क्रिया में चंद्र जो चंदन और उस चंदन और केसर का उसको लेप लगाया जाता है। फिर पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। वीरभद्र ने निर्णय लिया कि बच्चे को लेकर वो अचानक से समुद्र की ओर चल देता है, गोदी में उठा करके, और एक बड़ी चट्टान पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। वो छलांग लगा के अपने यहाँ जाता है और वहाँ जा कर के राजा बहुत चिंतित हो जाता है कि उसके बच्चे को ना जाने क्या हो जाएगा। वो पानी के अंदर, जल के अंदर कूद गया है हमारे बच्चे को लेकर के। तो स्वर्णिका कहती है कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, ये हमारे यहाँ की परंपरा है और हमारे यहाँ जल और थल दोनों की, जो बच्चा होता है उसको दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, दोनों को वहाँ का ले जाया जाता है दोनों जगह। राजा ने कहा मेरी तो, जब वो उसको वापस ले करके आता है बच्चे को वीरभद्र, तो राजा खुश हो जाता है और कहता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो वो कहते हैं कि हम बच्चे को जल देवता का आशीर्वाद दिलाना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी होता है। वीरभद्र ने अपने जेब से एक बक्सा निकाला और उसमें से उस डब्बी के अंदर में 1000 हीरे थे। उसके अलावा लाल और कुंदन भी थे। राजा को भेंट किया। राजा उपहार लेता है और बहुत खुश होता है और स्वर्णिका को कहते हैं राजा ये तो बहुत सारे हैं, मैं इतना सारा लेकर के क्या करूँगा, तो मैं तो वापस नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारा भाई मुझसे नहीं लेगा, लेकिन तुम अपने भाई को इसमें से कुछ वापस दे दो। तो वो कहती है कि ये यहाँ के लिए बहुत कीमती हो सकते हैं, यहाँ पर ये मिलना दुर्लभ है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये आराम से मिल जाते हैं। इतना कुछ देने के बाद भी मेरे भाई के पास इन सब की कोई कमी नहीं होगी। राजा कहते हैं कि ठीक है। फिर स्वर्णिका वो सब राजा रख लेते हैं। अब ऐसे ही चंद्रकेतु धीरे धीरे फिर वो अपने यहाँ जाने की अनुमति मांगते हैं। राजा उनको अनुमति दे देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे चंद्रकेतु बड़ा होता है। वो चंद्रकेतु अब कई चीज़ों की ट्रेनिंग लेता है और सब चीज़ उसने जब सीख ली है, वो 15 साल का हो जाता है। फिर राजा सोचता है अब इसको युवराज बना देना चाहिए, तो राजा उसको युवराज घोषित कर देता है और उसको फिर बाद में राजा बना देता है। मंगलसेन नगर से बाहर जाकर ध्यान भजन में मग्न हो जाते हैं और एक दिन राजा का अंत आ जाता है और राजा का शाही ढंग से अंत्येष्टि कर दी जाती है। अब जो
चंद्रकेतु होता है, उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को और मामा को होती है। मामा अपने जल लोक के कोई लड़की होती है बहुत सुंदर, उसका ध्यान में मामा का होता है और वो अपनी बहन को बताने लगता है, कहता है कि जब चंद्रकेतु सो जाएगा तब मैं ये पूरी बात तुम्हें बताऊंगा। लेकिन चंद्रकेतु के कान में बात आ जाती है और वो सोने का नाटक करता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, वो भी सारी बातें उनकी सुन लेता है। वो मामा बताता है कि जो वो राजा है, वो उसकी लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन राजा बहुत घमंडी है और वो किसी भी तरीके से अपनी लड़की का विवाह चंद्रकेतु से नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। अब जब वो सुन लेता है चंद्रकेतु, तो मामा को दूसरे दिन कहता है, मामा कहता है कि अच्छा अब मैं जाता हूँ। तो वो मामा को कहता है, मामा आज नहीं जाना, फिर चले जाना। आज तुम मैं और आप जंगल में शिकार के लिए जाएंगे। मामा को इस तरीके से वो अपने साथ लेके जाता है। वहाँ से वो हिरण का पीछा करते हुए बिछड़ जाते हैं, सबके सब जो सैनिक होते हैं और मामा भांजा भी सब बिछड़ जाते हैं। और उस लड़की का नाम जवाहर होता है, जिसकी प्रतिमा बना करके जो चंद्रकेतु होता है उसका मामा लाया होता है, अपनी बहन को दिखाया होता है। वो चंद्रकेतु उसकी मूर्ति को निकाल के देख लेता है, तो उसके बाद तो उससे रह ही नहीं जाता और अपने मामा को लेकर के जब जंगल जाता है, बिछड़ जाता है, तो उसको ढूंढने लगता है। अब वो कहाँ मिलेगी। चंद्रकेतु ने कहा चंद्रकेतु अपनी मामा को कहता है, बताता है कि मैं जवाहर को ढूंढना चाहता हूँ। मामा कहता है तुमने गलत कर दिया, तुमने जो सुन लिया। लेकिन उसके जो पिता हैं वो बहुत ही ख़राब आदमी हैं, अच्छे आदमी नहीं हैं। वो बहुत घमंडी हैं और गुस्से वाले हैं। वो किसी भी हालत में उससे तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वहाँ अब जो वीरभद्र होता है वो अपनी माँ को सारी बात बताता है और वहाँ पर माँ उसे अपने महंगे गहने देती है और कहती है पहले वहाँ के राजा को ये सब भेंट देना, उसके बाद ही कोई बात करना, शायद वो कुछ सुन ले। तो वो ऐसा ही करता है, राजा को वहाँ जाता है और वहाँ उसको पहले गहने भेंट किए जाते हैं। फिर वो जो वीरभद्र होता है उससे वो राजा कहते हैं कि क्या तुम किसी राजनीतिक कार्य से आए हो। वो कहता है कि नहीं, मैं राजनीतिक कार्य से नहीं, अपने ही किसी कार्य से आया हूँ। फिर वो वीरभद्र जब उसके सामने उनकी बेटी का विवाह, जवाहर के विवाह की बात करता है, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है राजा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ में उस रिश्ता करने का। वो कहता है कि नहीं, मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो अब बुढ़ा हो चला हूँ। मेरा भांजा है जो पृथ्वीलोक में राजा है, उसके विवाह के लिए कह रहा हूँ। वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है यहाँ से चले जाओ और उनको मारने को तैयार हो जाता है। अब उनको जब मारने लगता है तो जो उनके साथ सैनिक आए होते हैं वो भी आ जाते हैं वीरभद्र के साथ, जो सैनिक थे, और उनका युद्ध होता है। उसमें जो वीरभद्र होता है वो राजा को बंदी बना लेता है और जो लड़की होती है जवाहर, वो वहाँ से भाग गई होती है। वो उसको पहले ही पता चल गया होता है तो वहाँ से चली जाती है। अब वो जो होती है वो जादूगरनी होती है और वो कहती है, जब उसको वो चंद्रसेन मिलता है तो वो कहती है उसको कि तुम अपना हाथ आगे दो। वो समझ जाती है, वो उसको बताता है कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए आया था और तुम्हारे पिता ने इस तरीके से व्यवहार किया। और वो कहती है मेरे पिता ने बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं तुम्हारे से शादी करूँगी, तुम अपना हाथ दो। वो और ही चालाकी चल रही थी, वो उसका हाथ सामने करवाती है और उसके हाथ में
थूक देती है, क्योंकि उसको जल की ज़रूरत होती है। इससे वो थूक से जल की कमी को पूरा करती है और मंत्र पढ़ती है और उससे वो पक्षी बन जाता है। जब वो पक्षी बन जाता है, अपनी दासियों को बुला करके वो कहती है, इसको एक निर्जन टापू पर छोड़ दो जहाँ कुछ खाने और पीने के लिए ना हो, और ये वहाँ पर जाके मर जाएगा भूखा प्यासा। लेकिन वो दासी होती है, वो उसको पता होता है कि ये जो राजकुमारी है ये अच्छे दिल की है, लेकिन ये गुस्से में आकर ये सारा काम अभी कर रही है। वो उस पक्षी को एक हरे भरे टापू पर छोड़ देती है, जहाँ पर वो दाना चुनता है और खाता है। तभी वहाँ पर वीरभद्र चंद्रकेतु को ढूंढते हुए आता है और उसको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर चला जाता है और माँ को सारी बात बता देता है। माँ ने कहा, तुम भूमिगत में खबर करो। वो वहाँ जाता है और अपनी बहन को सारी बात बताता है। बहन अपनी माँ के पास आती है और वहाँ अपने भाई को ढूंढने के लिए कहती है। माँ कहती है, तुम अपने देश जाओ और वहाँ पर अपना राजकाज देखो, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी राज्य में कर सकता है। वो माँ की बात मान जाती है और वापस चली जाती है। चंद्रकेतु अपने को पक्षी देखकर बहुत दिन तक आश्चर्यचकित रहता है और तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है और जाल डालता है और पक्षियों के साथ में वो भी उसमें फंस जाता है। वो लाल रंग का पक्षी बन गया था। तो एक राजा को वो भेंट करना चाहता है। राजा उसको 10 असरफियाँ देता है और उसको वहाँ से चलता करता है। वो राजा को दे देता है। राजा उसको एक सोने के पिंजरे में रखता है और सोने के थाली, सोने की कटोरी में उसको भोजन देता है, लेकिन वो फिर भी वो भोजन नहीं करता। राजा ये देखकर आश्चर्य हो जाता है। वो अपनी रानी को बुलाता है। रानी आती है और उस पक्षी को देख करके पर्दा करने लगती है। राजा कहता है, तुम इसको देखकर पर्दा क्यों कर रही हो? ये तो एक पक्षी है। तो वो कहती है कि ये कोई मुझे साधारण पक्षी नहीं दिख रहा। इसकी आँखें इंसानी समझ रखती हैं। इसकी इंसान ऐसे लगता है मुझे कि किसी ने इसको जादू से पक्षी बना दिया है। ये किसी जादू का शिकार है। फिर राजा एक तांत्रिक को बुलाता है और तांत्रिक को सारी बात बताता है। तांत्रिक कहता है, एक कोई अच्छे से स्थान में जा कर के, कोई अच्छा सा दिन देख करके ही ये पूजा करी जा सकती है और फिर ये इंसान बन सकता है। तो राजा ऐसा ही करता है। राजा जब देखता है तो खाना खाने बैठता है। तो राजा के लिए जब खाना आता है, शाही खाना, तो वो पक्षी पिंजरे से उस टाइम बाहर होता है। तो वो उछल उछल के राजा के भोजन को खाने लगता है। तो राजा भी समझ जाता है कि हाँ, ये कोई इंसान ही है। ये किसी वजह से, ये राजसी परिवार से है और ये किसी वजह से पक्षी जादू की वजह से बन गया है। अब जब वो तांत्रिक क्रिया करता है और तांत्रिक क्रिया से वो फिर उसके पहले जो पंख होते हैं वो धीरे धीरे से निकलने शुरू हो जाते हैं और पंख निकलते हैं। उसके बाद वो इंसान बन जाता है और एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। तभी अब राजा रानी जो होते हैं उसको देखते हैं और खुश होते हैं और उसको उसके देश भिजवाने का इंतज़ाम करते हैं। वो अपने देश जाता है। वहाँ से वो उस जवाहर के ही ख्यालों में हर टाइम रहा करता था। वो कहता है कि जवाहर का दिल जीतने के लिए सच्चे प्रेम को दर्शाना होगा, तभी जवाहर मेरे पास आ सकती है। वो अपनी एक ख़त में अपनी भावनाओं को लिखता है और अपने एक ताबीज़ जादू की बेचता है और अपने एक दूत को वो सब दे करके जवाहर के पास भेजता है। जवाहर उस ताबीज़ को पहनती है और वो उसके जो भावनाएं होती हैं, जवाहर जो होती है वो बदलने लगती है, उसकी सोच बदलने लगती है। फिर वह जल्दी से दोनों का मिलन होता है और दोनों का अच्छे से धूमधाम से विवाह हो जाता है और वो अपना राजकाज अच्छे से फिर चंद्रकेतु चलाने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करना। धन्यवाद।